कमर सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एस डेनी साहब। कर्नल साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Chimasab, and nice to be on your show. थैंक यू। कर्नल साहब आज आपसे बात करनी है कि इंडिया के अंदर जो चेन ऑफ कमांड बदली है, जो भारत में जो नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑब्वियसली अब तो वो जनरल हो गए हैं, हो जाएंगे, उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है और वो मेरा ख्याल है 1 मई से जो है वो अपनी 1 मई से अपनी ओहदा संभालेंगे। और इससे पहले जाहिर बात है जनरल नरवाने जो हैं वो भी बड़े एक डेकोरेटेड जनरल थे और उन्होंने भी जाहिर बात है इंडिया के लिए बड़ा काम किया है। लेकिन मैं जानना आज आपसे चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि जो जनरल पांडे साहब आए हैं, नए जनरल आए हैं, ये जनरल साहब जो हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के कैसे जो है वो इनकी पॉलिसी क्या होगी। एक तो मैंने बात तो इस पे करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि ये इंजीनियरिंग कोर की क्या सिग्निफिकेंस है कि सुनने में शायद ये आ रहा है, आप भी मुझे गाइड करें, कि शायद पहली दफा एक इंजीनियरिंग कोर के जो जनरल हैं उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। क्या इसकी कोई पहली तारीख हिस्ट्री है, या अगर हिस्ट्री नहीं है तो ऐसी क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या बाकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला लिया? देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात तो इस बार जो चीफ हैं वो बिल्कुल सीनियरिटी के हिसाब से ही गया है। इससे पहले भी जनरली आर्मी और एयरफोर्स और नेवी जो हमारे हैं वो ज्यादातर सीनियरिटी के बेसिस पे ही आगे बढ़े हैं, और कई बार बीच में चेंजेस हुए हैं। वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर होता है कि किस तरह से वो किसको चूज करना होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो सीनियरिटी पे ही गए। तो जनरल पांडे जो हैं, मनोज पांडे साहब, वो भी सीनियरिटी के आज के तारीख में जनरल नरावने के बाद वो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिसर वही हैं। सबसे पहली बात तो उनका सिलेक्शन का जो मुद्दा है वो सीनियरिटी के बेसिस पे है। जहां तक आपका सवाल है इंजीनियरिंग कोर, आपने बिल्कुल सही कहा, वो इंजीनियर कोर से है और वो पहला ऑफिसर है जो इंजीनियर्स के चीफ के पद पे आने का। ये अभी 29th चीफ है, 29th जो चीफ बने हैं। इससे पहले जो 28 जो चीफ बने उसमें से सबसे ज्यादा 17 जो है इन्फेंट्री से आए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा चीफ जो है इन्फेंट्री से ही आते हैं। 6 जो है वो आर्मर्ड से आए और 5 जो है वो आर्टिलरी से आए, जो कॉम्बैट आर्म्स है। और पहली दफा इंजीनियर से आए क्योंकि वो भी सीनियरिटी के हिसाब से हैं। और हम जहां से देखते हैं कि अच्छी बात है कि वो इंजीनियरिंग कोर्स से भी एक ऑफिसर को चीफ में आने का मतलब ये है कि नहीं तो क्या होता है कि इंजीनियर्स के इस तरह के इंजीनियर्स, सिग्नल्स और जो बाकी कोर्स हैं, एडी जो एयर डिफेंस के, इनके अंदर भी बहुत अव्वल दर्जे के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन कई बार इनकी वैकेंसीज कम होने की वजह से ये काफी ऑफिसर्स ऊपर के रैंक्स में नहीं आ पाते। लेकिन जनरल पांडे जैसे ऑफिसर्स जो काबिल हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल है, उनके आने से एक हौसला इनके अंदर भी बढ़ता है। और दूसरी चीज, जहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स का बात होते हैं, क्योंकि खुद वो इंजीनियर हैं और बाकी जो आजकल के आपको पता है कि कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना ध्यान है, कोई पूरा जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी, तो एक टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिसर आने से और ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आपका ये बात बिल्कुल सही है कि पहली दफा इंजीनियर के कोर्स से आ रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे और भी आएंगे, और ये प्योरली मेरिट बेस्ड और सीनियरिटी बेस्ड पे, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, नॉर्मली तो हमारे यहाँ तो मैंने जो सुना था पाकिस्तान में, वो जो आर्मी चीफ आते हैं उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई कोर कमांड की होती है, ठीक है, तो क्या जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं ये भी कोर कमांड करते हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इनके रिकॉर्ड देखेंगे जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इन्होंने और यहाँ पर क्या होता है, जो कर्नल रैंक के बाद जब ब्रिगेडियर रैंक में जाते हैं तब एक ऑप्शन दे जाते हैं, जो अगर जैसे खास तौर पे इंजीनियर्स और इस तरह के जो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स जिसको बोलते हैं, उनको जनरल कैडर में आने के लिए, मतलब वो देन दे कैन वो आके कोर कमांडर, आर्मी कमांडर और चीफ बनने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो उनको जो नॉर्मल अपने अपने स्ट्रीम में जाते हैं तो उनको फिर कोर और कमांड करने का चांस नहीं मिलता। तो जैसे जनरल पांडे साहब ने भी जब ब्रिगेडियर रैंक पे होगा तो उन्होंने ऑप्शन दिया होगा, तो इसकी वजह से जब वो पहले उन्होंने इंजीनियर ब्रिगेड कमांड किया, उसके बाद उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड किया, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही कमांड किया, उसके बाद उन्होंने एक जो इन्फेंट्री डिवीजन है वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कमांड किया, और उन्होंने फिर बाद में जाके नॉर्थ ईस्ट में चाइना बॉर्डर में भी एक कोर को संभाला पूरा, और वहां पर संभालने के बाद फिर ईस्टर्न कमांड, जो आज के तारीख में हमारा सबसे अहम कमांड हम मानते हैं, उसकी कमांड भी उन्होंने संभाली।
और उसके बाद उन्होंने जो 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 हमारा अंडमान निकोबार कमांड है, जो जॉइंट कमांड है, उसकी भी कमान उन्होंने संभाली। और उसके बाद वाइस चीफ आए हैं और इसके साथ में वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस में भी रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से क्वालिफाइड ऑफिसर हैं और ऑन ग्राउंड उन्होंने काम करने के बाद वो चीफ के पद पे आए हैं। अच्छा, तो अब आते हैं ज़रा, ये तो हमें बेसिक समझ लग गई कि बेसिकली वो उनकी मेरिट क्या है। ख़ैर एनी हो, अच्छा कर्नल साहब ये बताइएगा कि ऐसा क्या है? देखिए, आप आज के दौर में जब आप 2022 में बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है इंडिया एक अपनी असेसमेंट की हुई है। जी चाइना हमारे लिए मेन थ्रेट है, या पाकिस्तान हमारे लिए सेकेंडरी थ्रेट है, या पाकिस्तान प्राइमरी है, या चाइना सेकेंडरी है। तो आप क्या समझते हैं कि जनरल पांडे जो हैं, वो इतनी बड़ी फौज को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, जबकि वो इंजीनियरिंग कोर्स से आएंगे? तो क्या जो बाकी कैडर्स हैं, जैसे आपने आर्टिलरी बताया या बाकी बताया, क्या वो इनको एक्सेप्ट करेंगे, ऑन करेंगे, या कि इनको समझेंगे कि ये देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली आउट ऑफ द ब्लू एक बंदा लगा दिया है जो उस तरह उनका होल्ड नहीं होगा फौज के ऊपर? या फिर एक मुझे बहुत सारे लोगों से ये भी तासुर मिला है, इंडिया से ही कुछ लोगों को सुना और पढ़ा, कि शायद नरेंद्र मोदी साहब एक कमजोर बंदे को लगाना चाह रहे थे ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले करा सके। तो इसमें भी जरा काइंडली थोड़ा हमें हेल्प कीजिएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। या देखिए, इसमें कोई बात नहीं है कि कोई सबसे पहली बात, मैंने आपको जनरल पांडे के बारे में बताया कि सबसे काबिल ऑफिसर है, सीनियोरिटी के तौर पे सबसे काबिल है। मेरिट के हिसाब से देखिए, उन्होंने अपना जो कमांड स्टाफ कॉलेज किया है वो कैम्बरली से किया है। जो कैम्बरली होते हैं वो सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर जाते हैं वहां करने के लिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर किया है। और जो उनकी पलटन की कमांड भी तब भी पराक्रम के टाइम पे ऑपरेशंस के दौरान किया था उन्होंने। और जहां तक उनकी जो मैं बता डिवीजन, वो भी कारगिल एरिया में उन्होंने एक्चुअल जो ऑपरेशन जहां हो रहे थे वहां पर किया है। कोर की बात मैंने कहा है कि कोर भी उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कमांड की है, कमांड पूरी ईस्टर्न कमांड को संभाला है। तो ऑपरेशनली इनसे ज्यादा क्वालिफाइड, और उसका डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस में रहे हैं, सिनकैन या जो अंडमान कमांड है वहां भी रहे। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में जैसे जनरल नरवणे के बाद सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इन सभी चीजों में जनरल पांडे ही है। तो उसमें मेरे को कोई शक नहीं कि सीनियोरिटी और मेरिट के नाम पे जनरल पांडे। और जहां तक हमारे भारत के फौज में चाहे कोई भी आए, जो चाहे कोर हो चाहे कमांड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता उनका बैकग्राउंड क्या होता है, वो इन्फेंट्री क्या आते हैं, आर्मर्ड क्या आते हैं, आरटी के, वो जो कोर कमांड या चीफ आते हैं, तो उसमें देयर इज नो, वो ऐसे नहीं पूछते कि ये किसके हैं, तो वो क्वालिफाइड हैं। और जहां तक आर्मी कमांडर्स की बात है या कोर कमांडर्स की बात है, वहां तो जाने के बाद एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सबके सब बराबर होते हैं, 19-20 का ही फर्क होता है, सबके सब बराबर होते हैं, सबके सब क्वालिफाइड होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, आता ही नहीं है फौज में, मैंने कभी नहीं देखा और ना ऐसा कुछ होता है। और जहां तक वो वीक की बात है, मेरे ख्याल से जो वीक का कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। सारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जनरल्स हैं वो एडिक्वेटली एग्रेसिव रहते हैं। ये बात दूसरी होती है कि हम लोग ज्यादा फ्लैम्बॉयंट नहीं होते, ज्यादा बॉइस्ट्रस नहीं होते हैं कि अपना जो शो, बट अपना जो काम है, जैसे आप जनरल नरवणे को देखिए, चुपचाप अपना काम करते हैं। मतलब हम इंडियन फौज को ही क्यों, फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, चुपचाप रहता है, लेकिन जहां बोलना होता है बोलते हैं कि आई डू इट माई वे, आई विल टेल इन माई ओन लैंग्वेज। तो इस तरह से हमारा जो चीफ है वो भी उसी तरह से करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है किसी को कि जनरल पांडे साहब जो हैं वो बिल्कुल ही क्वालिफाइड है और अपने मेरिट पे आए हैं, ऐसी नहीं है कि किसी ने उनको पिक किया। ओके, अच्छा कल साहब ये बताइएगा कि क्योंकि वो उनका ताल्लुक इंजीनियरिंग कोर्स से है, तो क्या इसको मैं ये भी रेफरेंस ले सकता हूँ कि क्योंकि इस वक्त एलएसी के ऊपर बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, आप भी कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो एलएसी के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है, उस हवाले से एक इस तरह का एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचने वाला आर्मी ऑफिसर चाहिए। तो इससे मैं ये तासुर भी ले सकता हूं कि ये जो है इंडिया की जो मेन पॉलिसी है, दैट इज जो मेन सोच है, दैट इज हाउ टू काउंटर चाइना। वो एलएसी के ऊपर देखना, वो जो जैगेंटिक किस्म के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, उनको जो है वो देखने के लिए इनको इंजीनियरिंग कोर के किसी बंदे को उठाया गया। इस बात में कितना मेरिट है, और इसको आप और जनरल पांडे साहब जो हैं, क्या ये इस चीज को ही, यानी कि आप चाइना को काउंटर करने के लिए ही और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उनको खड़ा किया गया है?
इस पे भी जरा मेरिट बात कीजिए। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक हमारा छोटा सा एस्पेक्ट है, बहुत अहम एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट इट इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल काउंटरिंग चाइना। चाइना का जो बाकी सभी चीजों को काउंटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वजह से कोई भी ऑफिसर को कभी अपॉइंट नहीं करते। जहां तक आपका बात है, उनको आज की तारीख में जो भी चीफ आता है उनके पास 4 या 5 मुद्दे होंगे जो फोकस एरिया के। सबसे पहली चीज आपने जैसे सही कहा, जो बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करना, चाहे कोई भी चीफ हो, सबसे ज्यादा होता है। और आज की तारीख में हमारा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है या सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा चाइना के साथ में हो रहा है, लद्दाख इश्यू है। 2 साल से वो स्टैंड ऑफ चल रहे हैं, 15 राउंड की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक एक मसला पूरी तरह से डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की तरफ नहीं बढ़ा है। तो वो मसला हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा जो भी चीफ आएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर चल रहा है, जहां तक जितना जब तक पिछले 1 साल से चल रहा है, और जहां तक है अभी तक उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन पाकिस्तान के जो आंतरिक मामला है, इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है, उसको भी हमें एक नजर रखना चाहिए कि किस तरह से क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नवंबर के महीने में जनरल बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे किस तरह से कौन चीफ आएगा, किस तरह से पॉलिसीज चेंज होंगे। जनरल बाजवा साहब तो चाह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध हो, तो क्या नेक्स्ट चीफ भी उसी की तरह से करेंगे। तो ये सब चीजों के जो पाकिस्तान सेंट्रिक वाला है, ये दोनों चीज तो हमेशा रहेगा। पाकिस्तान और चाइना को जो बॉर्डर्स को सिक्योर करना कोई भी चीफ के लिए सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो प्रेजेंट चीफ है, जो अभी जो है, उनके अंदर 2 या 3 और इंपॉर्टेंट मसले हैं जो उनके फोकस एरियाज में। एक जो है वो है जो मॉडर्नाइजेशन या रादर इंडिजनाइजेशन जो हम कह रहे हैं। भारत के जो आर्मी को भारत के अंदर ही जो इक्विपमेंट है उसको प्रोड्यूस करके उसको इंडिजनाइज करने के लिए, आपको पता होगा तकरीबन 300 ऐसा आइटम है जब सरकार ने उस पर बैन लगाए, बाहर से नहीं आएंगे, तो भारत ने खुद प्रोड्यूस करना शुरू किया। दैट इज अ बिग थिंग। सेकंड इज थिएटराइजेशन, जिसके बारे में भी आपने शायद सुना होगा। हम लोग काफी चेंजेस कर रहे हैं कि 4 या 5 कमांड, अभी तक क्लियर अभी भी नहीं हुआ है। किसी कोई लोग 4 बोल रहे हैं कि 2 जो लैंड कमांड है, एक एयर और एक मैरीटाइम कमांड। तो उसके ऊपर एक फाइनल जो है, मेरे ख्याल से जनरल पांडे के साहब के टाइम पे वो एक फाइनलाइजेशन होगा, तो उसका भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये मैं ये चाहता हूँ ये सब चीजें जो है इनके फोकस एरियाज में रहेंगे। और बाकी जैसे आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, एक छोटा सा और अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट ओवरऑल मेरा एज अ चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कि उनका जो पर्सपेक्टिव है इन सभी चीजों पर ध्यान देने वाली बात होगी। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा हमें ये भी गाइड कर दीजिएगा कि नेक्स्ट सीडीएस कौन होगा? और मैंने इसको फ़ॉलो नहीं किया, और मुझे थोड़ा इस पे एजुकेट कर दें हम सबको कि नेक्स्ट सीडीएस कौन होगा? अगर जनरल नरवाने रिटायर हो रहे हैं, या उनको सीडीएस बनाया जा रहा है, या कि जनरल साहब के जो फॉर्मर सीडीएस के वफ़ात के बाद वो ओहदा खाली पड़ा हुआ, क्या वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस वक़्त, क्या पोज़ीशन है? देखिए जनरल नरावने का डेफिनेटली जहां तक चांसेस हैं, क्योंकि वो 30th अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, तो अगले 10 दिन अंदर अंदर कोई अनाउंसमेंट होगा तो जनरल नरावने का है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। और दिसंबर में जब जनरल बिपिन रावत साहब का अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ था, उससे लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने एक सीडीएस का अपॉइंटमेंट नहीं किया है। तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि जो नेचुरल प्रोग्रेशन है, जैसे अगर उस टाइम पे किसी चीफ को सीडीएस बनाते तो मेरे ख्याल से वो पूरी जो लाइन ऑफ सक्सेशन जो है उसमें चेंजेस या तब्दीली हो सकती थी। तो इसकी वजह से हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि जब अप्रैल में चीफ जनरल नरवणे साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो वो उनको सीडीएस बनाया जा सकता है, और जो नेचुरल सक्सेशन जैसे जनरल पांडे साहब हैं वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। एक ऑप्शन है, मुझे पता नहीं है कि गवर्नमेंट का क्या और किस तरह से, ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट ये भी सोच सकता है कि एक पहले आर्मी के ऑफिसर थे सीडीएस, अब उसके बाद कोई एयरफोर्स या नेवी के ऑफिसर को लगाना है, तो उसके तब अगर ये एक पॉलिसी है तो हो सकता है कि वो वेट करेंगे अगला एयरफोर्स या नेवी के चीफ जब तक रिटायर हो, या तकरीबन 1 साल की कमांड उनके पास चीफ रहे हो, तो तब देन ऑल्सो वो नियुक्त कर सकते। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ स्पेकुलेशन है चीमा साहब, वन इज नॉट श्योर कि क्या होगा, बट ये सब जो जैसे मैंने बताया ये सब ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। एक आखिरी सवाल आपसे करना है। इसका मतलब है कि जो सीडीएस का ओहदा है वो कोई इतना अहम तो नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक पॉलिटिकल कैपिटल या जितनी ज़्यादा अहमियत सीडीएस के ओहदे को दी गई थी और ओहदा क्रिएट किया गया,
ऊपर एक जनरल बिठाया, नीचे एक नई चेन ऑफ कमांड लेके आए, और अगर इतने महीनों के बाद भी उस ओहदा कोई नहीं लेता, जैसे आप बता रहे थे कि थिएटराइजेशन की बात हो रही है, इतना कुछ वो जलसा कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि इस ओहदे की तो वैल्यू कोई ना रही, यानी कि वो क्या ये सियासी ओहदा था कि एक बंदे के लिए था, अब वो आप जैसे आपने कहा कि वो नीचे से नई कमांड आनी है, वो सारा कुछ आना है, लेकिन आप ओहदे खाली तो नहीं छोड़ते। ये तो नहीं हो सकता कल को आर्मी चीफ को ओहदा खाली पड़ा रहे कि नीचे से जनरल अभी ऊपर आ रहे हैं, तो वो जी हम देखेंगे। तो सीडीएस का ओहदे को खाली करना जो है, हाउ डू यू फाइंड दिस के ये एक खाली रखना, इसका जारी बात है तीनों फौज को नुकसान भी हुआ होगा। उससे पहले तो वैसे जो फॉर्मर सीडीएस थे वो तो कहते थे कि जैसे एयरफोर्स जो है वो हमारी सपोर्टिंग आर्म है, तो वो एयरफोर्स वाले नहीं है, सपोर्टिंग आर्म नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी आपको पता चलती रहती थी। सो ओहदे का खाली होना, सीडीएस की जो टोटल कंस्ट्रक्ट है, वो जो ऑफिस है उसका तो फिर वो खाली हो गया, उसका तो अब कोई नहीं वाली वारिस नहीं है, तो उसका नुकसान तो होता है किसी हद तक कि भाई पहले इतनी तेजी से चीजें चल रही थी, बीच में गैप आ गया, लीडरशिप नहीं है, अब नया बंदा नहीं मिल रहा, ये इसको कैसे आप फिल करेंगे, इस गैप को आप कैसे समझाएंगे हमें? देखिए चीमा साहब, बिना हमारे पास एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हमने 2 युद्ध जो हैं वो जीते हैं। 71 वॉर को भी जीते हैं और 99 कारगिल वॉर में भी हमने, हमारे पास कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं था। तो 70 साल से हमारे पास कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं था, फिर भी भारत ने जो करना था किया है। तो लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने एक नया लेके आए हैं, तो उसका एक ये जो किसी तरह से किसी ने नहीं सोचा था, सिर्फ ऊपर वाले को पता था कि जनरल बिपिन रावत साहब के साथ ऐसा ट्रेजेडी होगा। तो अभी ये प्रोसेस अभी अभी कितने 4 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, तो जहां एक देश ने 70 साल से ऊपर वेट किया है एक पोस्ट के लिए सीडीएस से, और ऊपर वाले की कृपा से अच्छा किया है। जब मैं 62 वॉर की बात भी करता हूं कि ठीक है वहां भी रिवर्सेस हुए, बट फिर भी ज्यादा ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो एक पोस्ट बनाया गया जो कि जरूरी था वो, और उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था ऐसा है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये सब और स्ट्रीमलाइन होगा कि अगर इस तरह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कुछ होते तो कौन होगा नेक्स्ट इन कमांड। लेकिन जहां तक आपका मामला है, सीडीएस डायरेक्टली ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं करता है। अभी भी जिस तरह से बनाया गया था उसमें भी ऑपरेशनल कंट्रोल अपने अपने फोर्सेस सर्विसेज के पास ही था, तो ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं है। सीडीएस वाज आपके, जैसे आपने सही बताया, थिएटराइजेशन के ऊपर उनका फोकस था, जॉइननेस के ऊपर फोकस था, और इन सभी चीजों के ऊपर उनका फोकस था। वो भी सर्विस चीफ के थ्रू कर रहे थे, वो ये नहीं है कि डायरेक्टली वो किसी में लगाए हुए थे। उनका काम था इन सबको लेके एक साथ जाना। तो जहां तक मेरा ख्याल है, अभी जो इनपुट्स आ रहे हैं अपने अपने जो सर्विस चीफ्स हैं, मेरे ख्याल से इसी महीने में या अगले महीने में ये थिएटराइजेशन और जॉइननेस का जो है पूरा प्रपोजल गवर्नमेंट के पास सबमिट करने वाला है। तो काम नहीं रुका है, लेकिन ये पोस्ट जरूर खाली था 4 या 5 महीने में। मेरे ख्याल से आगे कुछ दिनों के अंदर ही उसका भी फिल होगा, उसका भी कारण होगा गवर्नमेंट क्यों कर रही है। लेकिन ये मानना कि सीडीएस का औहदा इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं था जिसकी वजह से वो खाली रखा, ये ठीक नहीं है। और भारत में किसी भी फौज में कोई भी नोबडी इज इन, ऐसा नहीं है कि किसी के बिना नहीं चल सकते, फौज चलेगी, पक्का चलेगी, एंड इसमें कोई दो राह नहीं है। थैंक यू वेरी मच कल साहब। वो मैं इसलिए बार बार इस पे बात कर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि जो बिपिन रावत साहब थे वो उनकी मोदी साहब से बड़े अच्छे पर्सनल मामलात भी अच्छे थे, दोस्ती अच्छी थी अदर देन बीइंग प्रोफेशनल, और एक केमिस्ट्री अच्छी थी अदर देन आर्मी गवर्नमेंट के अलावा, वैसे भी पार्टी के साथ भी अच्छे मरासम थे। तो वो पार्टी की भी जो कई दफा पार्टी की भी कई दफा जो होती है ना, वो जो जरूरियात है उनको भी पूरी कर देते थे। एक होती है गवर्नमेंट की, स्टेट की जरूरत है, एक होती है पार्टी के इलेक्शन जीतने की, तो वो भी उन्होंने पूरी हो गई थी। मैं जस्ट उस टाइम पे बात कर रहा था कि सीडीएस का ओहदा इम्पोर्टेंट नहीं, वो ऐसे कभी देखो, इंडियन आर्मी कभी पॉलिटिक्स में कभी नहीं आती है, ठीक है, उसमें शक नहीं है। अभी जैसे मैंने एक व्हाट्सएप में अभी मैं एक मैसेज देख रहा था, आई मीन जस्ट ऑन द लाइटर नोट, और आपका भी शायद देखा होगा कि बाजवा साहब ने 4 प्राइम मिनिस्टर वहां नियुक्त किए उनके टाइम पे, और जनरल मोदी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 जनरल्स को इंडियन आर्मी के नियुक्त किए। तो दैट इज द डिफरेंस। सो नोबडी जनरल, हाँ, इंडियन आर्मी कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बकौल आपके जनरल मोदी ने जो नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, दैट इज ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द पॉलिटिकल लीडर है वो। वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो देखिए इस पे बड़ी बात कर चुका हूँ,
कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और ये देखिए ये बात भी तो हमें नजर आती है कि उससे इंडिया को कितना फायदा हो रहा है आज इकोनॉमिकली, जी। पॉलिटिकली, ग्लोबली बहुत सारे उसके ऊपर मैं बात करता रहता हूँ और मैं थोड़ी समझ की कोशिश करता रहता हूँ इंडिया में क्या हो रहा है। ऑन द अदर हैंड हमारे देखिए ना प्रॉब्लम्स हैं वो जो मानने चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे पिछले 10 साल में 2 वज़ीर-ए-आज़म आने चाहिए। हुँ, हमारे 4-5 वज़ीर-ए-आज़म आ गए। पिछले 10 साल में 3 आर्मी चीफ आने चाहिए, लेकिन हमारे सिर्फ पिछले 6 साल में 2 आर्मी चीफ आने चाहिए थे, या इन टोटल 10 सालों में 3 आर्मी चीफ आने चाहिए थे, लेकिन 1 या 2 हैं मैक्सिमम। हुँ, सो ये चैलेंजेस तो हैं, मतलब वन कैन नॉट डिनाई। मैं अगर उसपे कहूँगा नहीं, नहीं, तो वो भी ज़ाहिर बात है तो बनता नहीं है, हिस्ट्री सामने है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, तो वो ज़ाहिर बात है वो नहीं है। बात व्हाट्सएप पे बड़ी चल रही थी, वो हमारे हुँ, बहुत सारे इंडियन दोस्तों ने मुझे वो भेजा है। उन्होंने कहा जनाब के इमरान खान नवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, उनके टेन्योर में 4-5 वज़ीर-ए-आज़म आए हैं और मोदी साहब ने 4-5 जो हैं वो आर्मी चीफ लगाए हैं, तो देयर इज़ अ हुँ, डिफरेंस के जब कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें वो उस तरह नहीं रहती। बहरहाल एनी बिल्कुल, हाउ, थैंक यू वेरी मच। वन शुड एक्सेप्ट थैंक द यू। रियलिटी। मैं समझता हूँ कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो है। अगर हम नहीं भी करेंगे तो दुनिया को तो पता ही है। तो जी, और जो चीज़ें सामने है अगर हम वो नहीं कहेंगे तो वो दुनिया को तो वैसे ही पता है। लेकिन थैंक यू वेरी मच कर्नल डेनिस साहब फॉर थैंक यू। ऑलवेज़ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड जो मैटर्स ऑफ द प्रोफेशनल लेवल के होते हैं इंडियन आर्मी के या स्ट्रेटेजिक लेवल के। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, साहब, थैंक यू।